नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म जिसका नाम है विद्यार्थी अपडेट। साथियों, आज हम शुरू करने वाले हैं बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल में आज हम देखेंगे बिहार के प्रमुख व्यक्तियों का व्यक्तित्व, यानी कि जो ऐसे व्यक्ति जिन्होंने बिहार को बिहार बनाने में अपना संपूर्ण योगदान दिया, उन सारे व्यक्तियों के बारे में देखेंगे। अगर बात करें परीक्षा के दृष्टिकोण से तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो स्पेशल क्लास सीटेट और बिहार की जो टीचर की जो परीक्षा यानी कि बीपीएससी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथ ही साथ अगर सीटेट या बिहार स्टेट के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए वीडियो एक क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई देर किए हुए। तो समझते हैं प्रमुख व्यक्तियों का व्यक्तित्व। अगर बात करें दोस्त प्राचीन इतिहास के बारे में, तो प्राचीन इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण आते हैं आर्यभट्ट। आर्यभट्ट की बात करें तो गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ खगोल शास्त्री है। इन्होंने किसका आविष्कार किया था? तो इन्होंने दशमलव व शून्य का आविष्कार करने वाले भारतीय कौन थे? आर्यभट्ट थे। अगर शून्य का आविष्कार नहीं हुआ होता तो शायद जितनी हम संख्या गिनते इतना संभव हो नहीं पाता। तो शून्य का आविष्कार किसने किया था? तो भारतीय गणितज्ञ थे जिनका नाम था आर्यभट्ट। अगर बात करते हैं इनका अगला योगदान क्या है, तो बीज गणित की प्रारंभिक आधारशिला रखी थी। जो बीज गणित की प्रारंभिक आधारशिला रखी थी, और जो इनका ग्रंथ है यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ग्रंथ के बारे में बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो जो ग्रंथ है आर्यभट्टियम है, इसमें इन्होंने लिखा है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती हुई सूर्य का चक्कर लगाती, यानी कि ये सूर्य है और ये पृथ्वी। तो पृथ्वी क्या है? अपनी धुरी पर घूमती हुई यानी घूर्णन गति करते हुए क्या होती है? इस सूर्य का सन का चक्कर लगाती है। ये किसने कहा था? ये आर्यभट्ट कहे थे। चलिए बात करते हैं चाणक्य की। और चाणक्य की बात करते हैं, उनके बहुत सारे नामों से भी जाना जाता है, जिनका जो क्या थे? चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री के साथ साथ इनके राजनीतिक गुरु भी थे। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु थे। कौन? चाणक्य थे, गुरु थे एवं पथ प्रदर्शक भी थे। वे कौटिल्य एवं विष्णु शर्मा के नाम से भी जाने जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण, कौटिल्य और विष्णु शर्मा के नाम से भी जाने जाते हैं। उनके द्वारा जो रचित है उसका किताब का नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में मौर्य प्रशासन का विस्तृत वर्णन किया है, यानी कि जो मौर्य प्रशासन था उसका विस्तृत वर्णन किसमें किया गया है? अर्थशास्त्र नामक किताब में। किसने रचना की थी? चाणक्य ने। अर्थशास्त्र को मौर्यकालीन समाज का दर्पण माना जाता है। अर्थशास्त्र को मौर्यकालीन समाज का दर्पण माना जाता है। इसमें राजा के सप्तांग सिद्धांत का वर्णन है। किस सिद्धांत? सप्तांग सिद्धांत, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान दीजिए। सप्तांग सिद्धांत का वर्णन है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें, और आप जिस टॉपिक को वीडियो पाना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, तो आप कमेंट करके बताएं, उस पर भी वीडियो आपको बनाया जाएगा। अगर आप दोस्त चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर दें। अगर एनसीईआरटी की आप सीरीज देखना चाहते हैं तो एनसीईआरटी की सीरीज शुरू हो चुकी है, जो हर सुबह 7 बजे से सीरीज स्टार्ट की जाएगी आपके इसी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विद्यार्थी अपडेट। यहाँ पे एनसीईआरटी यानी कि कक्षा 3 से लेकर 12 तक क्लास की सारी एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन किताबों को अध्ययन किया जाएगा। अगर आप किसी बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी करें तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो क्लास 10 और 12 की जो एनसीईआरटी की बुक है, इस सीरीज चलाई जाएगी। सीटेट वाले साथी विशेष ध्यान दें, क्योंकि सीटेट में जो अपर प्राइमरी का जो पेपर है वो क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक से पूछा जाता है। अगर आप एसएसटी लिए यानी कि ग्रेजुएशन आर्ट्स से किए हैं तो आपके लिए सीरीज चलाई जा रही है, तो आप अपना पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं याज्ञवल्क्य ऋषि के बारे में बात करें तो इनका जो वर्णन होता है दोस्तों, इनका वर्णन रामायण, महाभारत एवं अनेक महापुराणों में मिलता है। जो विदेह के राजा जनक के समकालीन थे। किसके राजा? विदेह के राजा जनक। राजा का नाम क्या है? जनक। कहाँ के राजा थे? विदेह के राजा थे, उनके समकालीन थे। इनकी प्रमुख रचना क्या है? याज्ञवल्क्य स्मृति बृहदारण्यक। इनकी क्या है? ये इनकी रचना है।
शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, इनकी रचना है। याज्ञवल्क्य ऋषि क्या लिखे थे, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ लिखे थे। तो साथ ही आगे हम बात करते हैं मध्यकालीन भारत की। प्राचीन भारत में समझे, अब मध्यकालीन भारत में कौन ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने बिहार को बिहार बनाने में अपना योगदान दिया, उनके बारे में समझते हैं। और जैसे ही नाम आता है शेरशाह सूरी को तो आपको याद आता है जीटी रोड। जीटी रोड यानी कि ग्रैंड ट्रंक रोड, जो भारत का सबसे फेमस और मशहूर रोड है। इसको बनाने का श्रेय किसे जाता है, इसे बनाने का श्रेय जाता है शेरशाह सूरी को। चलिए अब बात करते हैं इनके बारे में। तो अफगान शासक शेरशाह, जिसका मूल नाम क्या है, फरीद खां। मूल नाम फरीद खां है, कहाँ का रहने वाला, अफगान का शासक। इनका जन्म 1472 में बाजवाड़ा पंजाब में हुआ था। बाजवाड़ा कहाँ पड़ता है दोस्त, पंजाब में हुआ था। इनके पिता का नाम जो था हसन खां था। इनके पिता का नाम हसन खां था, जो सासाराम के जागीरदार थे। कहाँ के, सासाराम। सासाराम कहाँ पड़ता है, सासाराम बिहार में पड़ता है। यहाँ के जागीरदार थे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। यह बाबर के समय बिहार का राज्यपाल नियुक्त हुआ था। किसके समय, आक्रमणकारी बाबर के समय इन्होंने बिहार का क्या थे, राज्यपाल नियुक्त किए गए थे। और 1539 में चौसा की लड़ाई में हुमायूं का सामना करना पड़ा, जिसमें शेरशाह विजय रहा। यानी कि 1539 में हुमायूं से जो लड़ाई हुई थी उसमें शेरशाह की विजय हुई। और 1540 ईस्वी में शेरशाह ने हुमायूं को सरहिंद के युद्ध में पुनः पराजित कर दिया। यानी कि 39 में पराजित किया, 40 में युद्ध कहाँ हुआ था, सरहिंद का युद्ध हुआ था। किससे, शेरशाह और हुमायूं के बीच में। इसमें भी शेरशाह की क्या होती है, विजय होती है। और इससे पराजित होकर जो हुमायूं होता है वो भारत छोड़ने पर मजबूर हो जाता है, भारत छोड़ने पर विवश हो जाता है। शेर खान की उपाधि को लेकर संपूर्ण उत्तर भारत में सूरी साम्राज्य की स्थापना हुई। शेर खान इसका नाम कैसे पड़ा, क्योंकि एक क्या से फरीद खान ने एक शेर को मार दिया था, बचपन में एक शेर को मार दिया था, इसलिए इनका नाम शेर खान भी पड़ गया। ठीक है, शेर खान की उपाधि को लेकर संपूर्ण उत्तर भारत में सूरी साम्राज्य की स्थापना की। अगर जानकारी की स्रोत की बात करें तो यहाँ पे अब्बास खां शेर खानी की रचना तारीख ए शेरशाही, किसमें, तारीख ए शेरशाही में इनके बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। किसके, शेरशाह के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। चलिए अब बात करते हैं सिख के 10वें व अंतिम गुरु के बारे में, जिनका नाम था गुरु गोबिंद सिंह जी। गुरु गोबिंद सिंह ने सिख पंथ की स्थापना किया था। किसका, सिख पंथ की स्थापना करने वाले कौन थे, गुरु गोबिंद सिंह थे। ये सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु थे। इनका जन्म हुआ था 22 दिसंबर 1662 को। कहाँ हुआ था, बिहार के पटना साहिब में हुआ था। बिहार के पटना साहिब में हुआ था। और जो इनके पिता का नाम था गुरु तेग बहादुर था। गुरु गोबिंद सिंह जी के पिता का नाम गुरु तेग बहादुर था। इन्होंने 1675 ईस्वी में अपनी संभाली तथा 1708 ईस्वी में नांदेड़ में एक अफगान द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। कहाँ पे, 1708 में नांदेड़ में एक अफगान द्वारा क्या की, इनकी हत्या कर दी गई। इनके द्वारा खालसा पंथ की शुरुआत की गई। इन्होंने ही मुगल साम्राज्य के से संघर्ष के लिए पाहुल प्रथा यानी दीक्षा का प्रचलन किया था। दीक्षा का प्रचलन किसने किया था, जिसको कहते हैं सिख धर्म में पाहुल प्रथा। और खालसा पंथ की शुरुआत भी किसने की थी, गुरु गोबिंद सिंह जी ने शुरू की थी। ठीक है, अब आते हैं आधुनिक भारत में। प्राचीन पढ़ लिए, मध्यकालीन पढ़ लिए, अब आते आधुनिक भारत में, जहाँ से आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने, वही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिन्होंने क्या किया था, वही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिन्होंने संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी बने थे। अगर इनके बारे में बात करें तो ये प्रथम राष्ट्रपति थे। इन्हें देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है। किनको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इनका जन्म होता है 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को बिहार राज्य के सिवान जिले में हुआ था। सिवान जिले किस गांव में, जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म। इन्होंने कहाँ योगदान दिया, इसके बारे में समझते हैं। तो जो बंग भंग है यानी बंगाल भंग में जो आंदोलन चला,
बंग भंग आंदोलन से प्रभावित होकर 1906 में पटना कॉलेज के हाल में अपने नेतृत्व में बिहारी छात्र सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन आयोजित किया। इन्होंने जो पटना कॉलेज है वह हाल में इन्होंने बिहारी छात्र सम्मेलन का अधिवेशन किया था। और 1934 ईस्वी की बात करें तो 1934 ईस्वी में कांग्रेस के 48वें अधिवेशन में इन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष भी चुना गया, यानी कि कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वर्ष 1946 से 47 तक इन्होंने संविधान निर्माणी सभा की अस्थायी अध्यक्षता की और संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये 3 बार राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किए थे और 1962 में इन्हें भारत रत्न की उपाधि दी गई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि उनको भारत रत्न कब मिला था? तो दोस्त उनको मिला था 1962 में भारत रत्न की उपाधि दी गई। किनको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अब चलिए अब बात करते हैं हसन इमाम साहब की। हसन इमाम कौन थे? हसन इमाम वरिष्ठ बैरिस्टर थे और राष्ट्रवादी नेता थे। ये वर्ष 1912 में कलकत्ता हाई कोर्ट के प्रथम बिहारी न्यायाधीश थे, यानी कलकत्ता जो हाई कोर्ट है यहाँ के प्रथम बिहारी न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे तथा वर्ष 1921 में बिहार एवं उड़ीसा विधान परिषद के प्रथम उपाध्यक्ष भी निर्वाचित हुए थे। यानी कि हसन इमाम साहब वरिष्ठ बैरिस्टर के साथ साथ प्रथम बिहारी न्यायाधीश थे। किस न्यायालय में? तो कलकत्ता हाई कोर्ट में। और 1921 में जो बिहार एवं उड़ीसा विधान परिषद था इसका प्रथम उपाध्यक्ष भी इन्हें निर्वाचित किया गया है। अब बात करते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वही हैं जिन्होंने संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष की भूमिका निभाई थी। ये भारत के प्रसिद्ध सांसद एवं शिक्षाविद, अधिवक्ता तथा पत्रकार थे। साथ ही वे भारत के संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे। बिहार को बंगाल से पृथक राज्य के रूप में स्थापित करने वाले लोगों में इनका नाम प्रमुख है। यानी कि बिहार और बंगाल का जब विभाजन हुआ था तो उस विभाजन करने वाले व्यक्तियों में इनका नाम प्रमुख है। ये प्रथम भारतीय थे जिन्हें गवर्नर हाउस ऑफ लॉर्ड्स की सदस्य, गवर्नर हाउस ऑफ लॉर्ड्स की सदस्य तथा प्रिवी काउंसिल हेतु सदस्य प्रदान की गई थी। चलिए अब बात करते हैं सत्येंद्रनाथ सिन्हा की। सत्येंद्रनाथ सिन्हा के बारे में बात करें तो ये प्रथम भारतीय गवर्नर के रूप में इनकी नियुक्ति की गई थी। और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बंगाल के एडवोकेट जनरल थे। वह पहले भारतीय थे जिन्होंने वायसराय की काउंसिलिंग में विधि सदस्य के रूप में प्रवेश करने का सम्मान पे। विधि सदस्य का मतलब होता है दोस्त कि जो नियम और कानून बनते हैं उसमें इन्होंने क्या क्या सदस्यता ली थी, जो नियम और कानून बन रहे थे। ये पहले ऐसे भारतीय थे। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात इन्हें लॉर्ड की उपाधि दी गई तथा वह अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के पद पर नियुक्त कर दिए गए। और वर्ष 1919 में भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत 29 दिसंबर 1920 को इन्हें बिहार तथा उड़ीसा का गवर्नर भी नियुक्त किया गया। और वर्ष 1921 में इन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। चलिए अब बात करते हैं बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट मौलाना मजहरुल हक के। इनसे बीपीएससी में यहाँ से प्रश्न भी पूछा था, इसलिए इनको विशेष ध्यान दीजिए। और आप कॉपी और पेन लेके बैठे हैं तो आप जो महत्वपूर्ण बिंदु है इसको भी आप नोट करते रहे, ठीक है। अगर आपको जानकारी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के पास वीडियो को ज़रूर शेयर करें। एनसीईआरटी की सीरीज भी चलाई जा रही है दोस्त। अगर एनसीईआरटी आप पढ़ना चाहते हैं तो एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन हर किताब को यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। यानी कि सीटेट एग्ज़ाम को देखते हुए अभी सोशल का जो पोर्शन है उसको शुरू किया गया है। जैसे सीटेट एग्ज़ाम बीतता है इसके बाद और आपका जो पोर्शन है सीटेट एनसीईआरटी वाले यहाँ से आपको पढ़ाया जाएगा। तो एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ाने के लिए यूट्यूब
कि दुनिया में मात्र ऐसा पहला चैनल है जो पूरी लाइन बाय लाइन पढ़ाया जाए, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो पढ़ाते हैं तो वो लाइन बाय लाइन नहीं, कुछ कुछ काट करके पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पे लाइन बाय लाइन हर चीज़ों को पूरे कंसेप्ट के साथ पढ़ाया जाए, ताकि आपको रटना नहीं, आपको समझाया जाएगा और आप समझ जाएंगे। तो आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो यहाँ से जो भी प्रश्न बनेगा उसको आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए हम लोग बात करने वाले थे मौलाना मजहरुल हक के बारे में। जो मौलाना मजहरुल हक हैं, इनका जन्म होता है दोस्त 22 दिसंबर 1868 को पटना ज़िले के ब्रह्मपुर के थाना मनेर में हुआ था। किस थाना में? मनेर में हुआ था। किस जिले में? पटना ज़िले के। वे वकालत की शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से इंग्लैंड गए और वहीं उन्होंने संपूर्ण भारत को एक मंच पर लाने के उद्देश्य से अंजुल-ए-इस्लामिया नामक संगठन बनाया। इनके संगठन का नाम क्या है? अंजुल-ए-इस्लामिया संगठन। कौन बनाया था? मौलाना मजहरुल हक ने बनाया था। भारत आने के पश्चात वे वर्ष 1903 में छपरा नगर पालिका के उपाध्यक्ष चुने गए तथा वर्ष 1909 में बिहार कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष भी निर्वाचित किए गए। कौन? मौलाना मजहरुल हक। बात करें इनके बारे में और तो 1 दिसंबर 1916 में बिहार में होम रूल लीग की स्थापना के समय इन्हें सभापति के रूप में चुना गया और असहयोग आंदोलन के खिलाफ आंदोलन में भी इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। इन्होंने द मदरलैंड नामक पत्र प्रकाशित किया था। पटना में इन्होंने सदाकत आश्रम की नींव रखी थी। किस आश्रम की? सदाकत आश्रम की नींव रखने वाले कौन थे? तो मौलाना मजहरुल हक थे। द मदरलैंड नामक पत्र प्रकाशित किया और सदाकत आश्रम की नींव भी रखी थी तथा बिहार विद्यापीठ के संस्थापक कुलाधिपति रहे। किसके? बिहार विद्यापीठ के। महात्मा गांधी इन्हें देश भूषण कहा था। देश भूषण भी इन्हें कहा जाता है मजहरुल हक को। अब आते हैं अब रामधारी सिंह दिनकर के बारे में। एक कवि हैं, निबंधकार है। इनके बारे में आपके बोर्ड एग्जाम में भी पढ़ाया जाता है। इनके बारे में जीवन परिचय भी तमाम चीज़ें भी पूछा जाता है। तो रामधारी सिंह दिनकर के बारे में हम लोग बात करने वाले। रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के एक प्रमुख लेखक, कवि व निबंधकार थे। इनका जन्म हुआ था 23 दिसंबर 1908 में। 23 दिसंबर 1908 को बिहार राज्य के बेगूसराय जिले में इनका जन्म हुआ था। जिले में स्थित सिमरिया नामक, बेगूसराय जिले के सिमरिया नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने साहित्य की दोनों विधाओं यानी कि गद्य और पद्य में अतुलनीय प्रसिद्धि प्राप्त की थी। इनकी पहली पुस्तक प्रमाण मंत्र, जो पहली इनकी पुस्तक क्या है? प्रमाण मंत्र। इनकी हाई स्कूल पास करने के बाद ही प्रकाशित हुई, यानी कि जब हाई स्कूल पास किए तब इनकी प्रकाशित हुई जो इनकी पुस्तक है प्रमाण मंत्र। वे आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि के रूप में जाने जाते हैं और इन्होंने संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी, उर्दू का गहन अध्ययन किया था। कौन? रामधारी सिंह दिनकर। अगर दिनकर की बात करें तो दिनकर स्वतंत्रता पूर्व एक विद्रोही कवि के रूप में, जबकि स्वतंत्रता बाद राष्ट्र कवि के रूप में भी जाने गए। छायावादोत्तर कवियों की पहली पीढ़ी के कवि थे। एक और उनकी कविताओं में ओज, प्रोज, विद्रोह, आक्रोश और क्रांति की पुकार है, तो दूसरी ओर कोमल श्रृंगारिक भावनाओं की अभिव्यक्ति भी है। इन दोनों प्रवृत्तियों की चरम उत्कर्ष हमें इनकी कुरुक्षेत्र और उर्वशी नामक कृतियाँ मिलता है। कौन सा? एक कुरुक्षेत्र, एक उर्वशी नामक कृतियाँ में मिलता है। ये 3 बार राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। कौन? रामधारी सिंह दिनकर। अगर बात करते हैं तो भिखारी ठाकुर की बात करें तो भिखारी ठाकुर का जन्म होता है 18 दिसंबर 1887 में बिहार राज्य का सारण जिले में कुतुबपुर दियारा में इनका जन्म होता है। गांव में एक नाट्य परिवार में होता है और भिखारी ठाकुर बहुआयामी प्रतिभा के व्यक्ति थे, जो भोजपुरी के समर्थक, लोक कलाकार, रंगकर्मी, लोक जागरण के संदेशवाहक थे। लोकगीत तथा भजन कीर्तन के अनन्य साधक थे, यानी कि जो भोजपुरी की जो मूवी चाहे गाना चाहे फिल्म चाहे भोजपुरी संगीत
को लाने वाले कौन थे? बिहारी ठाकुर ही थे। ये भोजपुरी गीतों और नाटकों की रचना एवं उनके सामाजिक कार्यों के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रकार वे एक ही साथ कवि, गीतकार, नाटक, नाट्य निर्देशक, लोक संगीतकार, अभिनेता थे। इसलिए इन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर भी कहा जाता है। भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर भी कहा जाता है। उनकी लिखी किताबें वाराणसी, हावड़ा एवं छपरा से प्रकाशित होती थी। भिखारी ठाकुर की जो किताबें थे वाराणसी, हावड़ा एवं छपरा से प्रकाशित होती थी। बिहार सरकार प्रतिवर्ष भोजपुरी साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाले साहित्यकारों को भिखारी ठाकुर भोजपुरी सम्मान से सम्मानित करती है। यानी कि इनके नाम से क्या है? पुरस्कार भी देता है, जिसका नाम है भिखारी ठाकुर भोजपुरी सम्मान। जो हर साल भोजपुरी साहित्य में जो अपना अतुलनीय योगदान देता है और उल्लेखनीय योगदान देता है, उन साहित्यकारों को भिखारी ठाकुर भोजपुरी सम्मान से भी नवाजा जाता है। अब बात करते हैं फणीश्वर नाथ रेणु। अगर फणीश्वर नाथ रेणु की बात करें तो इनका जन्म होता है 4 मार्च 1921 को बिहार के अररिया जिले के किस गांव में होता है? फारबिसगंज के पास औराई हिंगना में इनका जन्म होता है। उस समय गांव पूर्णिया जिले में था। पूर्णिया जिले में था। हिंदी उपन्यासों की दुनिया में आंचलिकता को आंदोलन के रूप में भी आरंभ करने का श्रेय रेणु को आंचलिक उपन्यास क्या मैला आंचल, जिनका उपन्यास है मैला आंचल को ही जाता है। मैला आंचल इनका प्रथम उपन्यास था। जो मैला आंचल है इनका प्रथम उपन्यास था, जिनके लिए उन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला। यानी कि पद्मश्री पुरस्कार किस कृति के मिली? तो इनका मैला आंचल, फणीश्वर नाथ रेणु को कब मिला था? मैला आंचल के उपन्यास के लिए पद्मश्री पुरस्कार भी से सम्मानित किया गया था। उनकी लेखक शैली वर्णनात्मक थी, जिसमें पात्र की प्रत्येक मनोवैज्ञानिक सोच का विवरण लुभावने के तरीके से किया जाता था। इनकी लगभग प्रत्येक कहानी में पात्रों की सोच घटनाओं से प्रेरित होती थी और एक अदीम रात्रि की महक इसका एक सुंदर उदाहरण है। क्या है? अदीम रात्रि की महक। ये भी किनकी कृति है? तो ये है फणीश्वर नाथ रेणु की। चलिए अब बात करते हैं विद्यापति मैथिल कोकिल नाम से प्रसिद्ध कवि विद्यापति। किस नाम से प्रसिद्ध है? मैथिल कोकिल नाम से प्रसिद्ध कवि विद्यापति का जन्म होता है 1380 ईस्वी में विस्की ग्राम। वर्तमान जो है विस्की ग्राम कहाँ है? मधुबनी जिला में, मधुबनी बिहार में हुआ था। विद्यापति को संस्कृत, अपभ्रंश और मैथिली आदि भाषाओं का समान अधिकार था। यानी इनके बारे में इनका अच्छा नॉलेज था और इन्होंने इन सभी भाषाओं में अनेक कृतियों की रचना की। श्रृंगार एवं शास्त्र के महाकवि विद्यापति ने इनके राजाओं के राज दरबार में सम्मानजनक स्थान प्राप्त किया तथा मैथिली को अपना उत्कर्ष पर पहुंचाया। इसीलिए इनको मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। किनको? विद्यापति को। अब शिव पूजन सहाय के बारे में बात करें तो शिव पूजन सहाय का जन्म होता है दोस्त 9 अगस्त 1893 को बिहार राज्य के भोजपुर जिले में होता है। जो हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार है। कौन? शिव पूजन सहाय जी। उपन्यासकार हैं, कहानीकार, संपादक और पत्रकार के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की है। इन्होंने जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक आदि इनकी प्रसिद्ध पत्रिकाओं का प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का संपादन किया। यानी कि ये रचनाओं के साथ साथ जो प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का भी संपादन किया और 1924 में लखनऊ में प्रेमचंद्र के साथ माधुरी का संपादन किया। जो माधुरी इनकी रचना है प्रेमचंद्र के साथ का संपादन किया। 4 खंडों में इनकी समस्त रचनाएं शिवपूजन ग्रंथावली के नाम से प्रकाशित है। किस नाम से? शिवपूजन ग्रंथावली के नाम से क्या है? प्रकाशित है। शिवपूजन ग्रंथावली के नाम से क्या है? प्रकाशित है। और 1939 से 49 तक राजेंद्र कॉलेज छपरा, यानी कि राजेंद्र कॉलेज छपरा में हिंदी के प्राध्यापक तथा 1950 से
1959 तक पटना में बिहार राष्ट्र भाषा के प्रसिद्ध निदेशक रहे। इन्हें साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में अनन्य योगदान के लिए सन 1960 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 1960 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अब आते हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। अगर बात करें राम वृक्ष बेनीपुरी की, तो राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म होता है 23 दिसंबर 1899 को बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित एक गांव है जिनका नाम है बेजीपुर। बेजीपुर में इनका जन्म होता है। वे सच्चे देशभक्त हैं जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में 8 वर्ष जेल में बिताए, यानी कि भारत की आज़ादी के लिए इन्होंने 8 वर्ष अपना जीवन का जेल में बिताए थे। इनकी प्रसिद्ध गद्य लेखन के लिए क्षेत्र में जो एक जाने माने पत्रकार भी थे और लेखक भी थे। इन्होंने कई समाचार पत्रों जैसे युवक 1929 का संपादन किया। इसके अलावा कई राष्ट्रवादी और स्वतंत्रता संग्राम संबंधी कार्यों में संलग्न थे। अब आते हैं जानकी वल्लभ शास्त्री। जानकी वल्लभ शास्त्री के बारे में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो जानकी वल्लभ शास्त्री का जन्म होता है 15 जनवरी 1916 में बिहार राज्य का गया जिले में स्थित एक गांव का नाम, जिसका नाम है मगैरा नामक ग्राम में इनका जन्म होता है। इन्हें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और प्राकृत, पाली, बांग्ला आदि भाषाओं का ज्ञान था। कविता के क्षेत्र में इन्होंने कुछ सीमित प्रयोग भी किए और वर्ष 1940 के दशक में कई छंदबद्ध काव्य कथाएँ लिखी जो गाथा नाम उनके संग्रह में संकलित है। जो गाथा नामक जो उनकी रचना उनमें क्या है, संग्रहित है। उन्होंने कई काव्य नाटकों की रचना की और राधा जैसे श्रेष्ठ महाकाव्य की रचना की। राधा किसकी रचना है, तो राधा जानकी वल्लभ शास्त्री की रचना है। चलिए एक बात करें तो महाकाव्य की रचना की, परंतु शास्त्री की सृजनात्मक प्रतिभा अपने सर्वोत्तम रूप में उनकी गीतों और गज़लों में प्रकट होती है। इन्हें कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं, जैसे बिहार शासन, उत्तर प्रदेश शासन और चैम्बर ऑफ नॉर्थ बिहार पुरस्कार इत्यादि तरह की इनको पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। चलिए अब बात करते हैं नागार्जुन की। नागार्जुन की बात करें तो नागार्जुन का जो असली नाम था, इनका नाम था वैद्यनाथ मिश्र, इनका असली नाम था। परंतु हिंदी साहित्य में इन्होंने नागार्जुन तथा मैथिली में यात्री, हिंदी साहित्य में नागार्जुन और मैथिली में यात्री उपनाम से रचनाएं कि इनका जन्म 30 जून 1911 को बिहार राज्य के मधुबनी जिले में स्थित एक गांव है जिसका नाम है सतलखा नामक ग्राम में हुआ था। आरंभ से ही इनके जीवन संघर्षमय रहा। इसी कारण इनकी रचनाओं में मानवीय दुख, अभाव और संघर्ष की कहानी झलकती है। नागार्जुन की पहली प्रकाशित रचना एक मैथिली कविता थी जो 1929 में लहरिया सराय पड़ता है, कहाँ दरभंगा जिला में पड़ता है, लहरिया सराय से प्रकाशित मिथिला नाम पत्रिका में छपी थी। उनकी पहली हिंदी रचना राम के प्रति नाम कविता थी जो 1934 में लाहौर से निकलने वाले साप्ताहिक पत्रिका विश्व बंधु में छपी थी। साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। क्यों? नागार्जुन हिंदी के अतिरिक्त मैथिली, संस्कृत और बांग्ला में मौलिक रचनाएं भी की। इन भाषाओं में भी मौलिक रचनाएं भी किया था और संस्कृत, मैथिली और बांग्ला से अनुवाद का कार्य भी किया। इन्होंने अनुवाद, ट्रांसलेशन का भी कार्य किया था और इस प्रकार अनेक भाषाओं के ज्ञाता तथा प्रगतिशील विचारधारा के साहित्यकार थे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दे। यहाँ पे सारी क्लास निःशुल्क चलाई जा रही है और हर क्लास की बोर्ड PDF भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। आप PDF प्राप्त करने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा या टेलीग्राम चैनल का लिंक, आप वहाँ से जुड़ करके हमसे PDF प्राप्त कर सकते हैं। NCERT की 2 सीरीज चलाई जा रही है। NCERT की अभी सोशल की सीरीज चल रही है, यानी कि NCERT को लाइन बाय लाइन यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। तो आप NCERT की अगर सीरीज पढ़ना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में एक NCERT नाम से एक ग्रुप है, प्लेलिस्ट है, उसी प्लेलिस्ट में आपको NCERT की सारी क्लासें आपको सीक्वेंस से
मिल जाएगी। चलिए आगे बात करते हैं अनुग्रह नारायण सिन्हा। अनुग्रह नारायण सिन्हा के बारे में बात करते हैं। अनुग्रह नारायण सिन्हा का जन्म होता है 18 जून 1887 को बिहार राज्य के औरंगाबाद जिले के पोइयावा नामक ग्राम में हुआ था। इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध महात्मा गांधी एवं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ चंपारण में अपना सत्याग्रह, यानी कि महात्मा गांधी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ चंपारण में अपना आंदोलन प्रारंभ किया था और 1917 ईस्वी में चंपारण के किसानों पर हो रहे शोषण के विरुद्ध गांधी जी के द्वारा चलाए गए आंदोलन को आगे बढ़ाया। इनके आधुनिक बिहार के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए इन्हें बिहार विभूति के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि बिहार विभूति के बारे में बात करें तो अनुग्रह नारायण सिंह जो है ये क्या है, बिहार विभूति के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। अब बात करें तो 1922 ईस्वी में इन्हें राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में स्वागत समिति का सदस्य बनाया गया और 1928 ईस्वी में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष भी निर्वाचित किया गया और 1935 ईस्वी में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी मनोनीत किए गए और 1946 से 1952 ईस्वी में इन्होंने श्री कृष्ण सिंह की सरकार में वित्त, श्रम, कृषि आदि विभागों का दायित्व भी संभाला। यानी कि बिहार के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे, जिनका नाम था श्री कृष्ण सिंह, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। जो आपके बिहार स्टेट के एग्जामों में आपके ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। अब बात करते हैं कर्पूरी ठाकुर को। तो कर्पूरी ठाकुर का जन्म होता है 14 जनवरी 1924 को बिहार राज्य के समस्तीपुर जिले में स्थित एक गांव जिसका नाम थे पितौंझिया में इनका जन्म हुआ था। किनका? कर्पूरी ठाकुर का, जिसे अब कर्पूरी ग्राम भी कहा जाता है। यानी कि पितौंझिया को कर्पूरी ग्राम के नाम से जाना जाता है। वे भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक एवं राजनीतिज्ञ थे। बिहार की राजनीति के चाणक्य एवं स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी जननायक कर्पूरी ठाकुर सच्चे अर्थों में गरीबों के मसीहा थे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण एवं समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया उनके राजनीतिक गुरु थे। कर्पूरी ठाकुर के कौन गुरु थे? जेपी थे, जयप्रकाश नारायण थे जो आपके बिहार के थे, और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो थे ये भी क्या थे, ये इनके गुरु थे कर्पूरी ठाकुर के। वर्ष 1952 में पहली बार विधायक बने और 1967 ईस्वी में बने मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री बने। वित्त एवं शिक्षा विभाग का मंत्री बनाया गया। वे बिहार राज्य के दूसरे उप मुख्यमंत्री थे। वे 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 तथा 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1979 के बीच ये बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री पद पर भी कार्य कर चुके हैं कर्पूरी ठाकुर। चलिए आप वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। आप इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको इसके डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का और व्हाट्सएप ग्रुप का, आप वहां से जुड़ करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कृष्ण बल्लभ सहाय। कृष्ण बल्लभ सहाय के बारे में बात करें, जिनको हम केबी सहाय भी कह सकते हैं। इनका जन्म होता है 31 दिसंबर 1898 को बिहार राज्य के पटना जिले में स्थित शेखपुरा नामक ग्राम में हुआ था। महात्मा गांधी के आह्वान पर इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के शामिल होने के लिए आईसीएस को पद ठुकरा दिया था। आईसीएस पद को ठुकरा दिया। आईसीएस क्या होता है? आईसीएस होता है दोस्त, जो इस समय का आईएएस है उस समय का आईसीएस था। मतलब कि देश को आज़ाद कराने में अपना आईएएस जैसे, यानी कि जितना पावर आईएएस को होता है उतना पावर आईसीएस को था। मतलब आईसीएस जैसे पद को भी ये लात मार देते हैं। और 1963 से 67 ईस्वी तक वे राज्य के मुख्यमंत्री बने रहे। उन्हें बिहार की भूमि सुधार का जनक माना जाता है, क्योंकि उन्हीं के प्रयास से बिहार में भूमि सुधार अधिनियम लागू हुआ था। यानी कि बिहार में भूमि सुधार अधिनियम लागू करवाने वाले कौन थे? तो कृष्ण बल्लभ सहाय, ये बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। अगर बात करें खुदाबख्श खां की, खुदाबख्श खां का जन्म होता है 2 अगस्त 1842 ईस्वी को बिहार राज्य के सिवान जिले में स्थित एक गांव है जिनका नाम है उखाई ग्राम।
उखाई ग्राम में इनका जन्म होता है। खुदा बख्श खां पटना के प्रसिद्ध खुदा बख्श लाइब्रेरी के संस्थापक थे, यानी कि जो पटना की जो लाइब्रेरी है जिसका नाम खुदा बख्श लाइब्रेरी है, इसके संस्थापक भी कौन है? खुदा बख्श खां इनके संस्थापक है। इसे पूर्व में ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी के नाम से जाना, यानी कि इनको पहले ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इन्हें खुदा बख्श लाइब्रेरी के नाम से जाना जाने लगा। आज यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की संस्था मान ली गई है। कौन? लाइब्रेरी, क्योंकि 1969 ईस्वी में संसद के एक अधिनियम द्वारा ग्रंथालय का नियंत्रण भारत सरकार के अधीन है और यहाँ पर उर्दू, फारसी, अरबी और हजारों पांडुलिपियाँ उपलब्ध है। अब बात करते हैं जेपी की यानी कि जयप्रकाश नारायण की। जयप्रकाश नारायण, जिनको लोक नायक से भी नाम से जाना जाता है, यानी कि जयप्रकाश नारायण भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवक एवं राजनेता थे, जिन्हें लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 को बिहार राज्य के सारण जिले में स्थित सिताब दियरा नामक ग्राम में इनका जन्म होता है। यह पूर्व में मार्क्सवादी विचारधारा के समर्थक थे, परंतु बाद में समाजवाद की ओर उन्मुख हो गए और बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री बने। यानी कि बिहार के जो पहले उप मुख्यमंत्री बनने वाले कौन थे? जेपी नारायण थे, यानी कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण उप मुख्यमंत्री तथा 100 वित्त मंत्री भी रहे। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते हुए इन्होंने 1970 की इंदिरा गांधी सरकार के विरुद्ध संपूर्ण क्रांति नामक आंदोलन चलाया। यानी कि 1970 में जो इंदिरा गांधी के विरुद्ध जो क्रांति चली थी, आंदोलन चला था, उनका नाम था संपूर्ण आंदोलन। इसको चलाने वाले जो व्यक्ति थे वो थे लोकनायक जयप्रकाश नारायण। अगर बात करें तो उन्हें समाज सेवा के लिए 1965 में ही मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया तथा इसके अतिरिक्त 1999 में इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया कि 1999 में भारत रत्न भी इनको सम्मानित किया गया। इनकी जीवनी पर आधारित जयप्रकाश नामक जो पुस्तक, इसकी रचना करने वाले कौन थे? राम वृक्ष बेनीपुरी जयप्रकाश नामक किताब की रचना करते हैं। अगर दशरथ मांझी के बारे में बात करें तो एक वाक्य बहुत फेमस है जो कहते हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, यानी कि मोहब्बत की मिसाल देने वाले दशरथ मांझी थे। मोहब्बत के बारे में आपको बहुत कुछ बताया जाता है, बहुत कुछ सुने, कभी लैला मजनू के बारे में सुनते हैं, कभी शाहजहां मुमताज़ के बारे में सुनते हैं जो ताजमहल की निशानी है। लेकिन दशरथ मांझी इतने गरीब परिवार से थे कि जो अपने मोहब्बत के लिए इन्होंने पहाड़ को काट कर रास्ता बना दिया। जब पहाड़ को काट रहे थे, जब देखने वाले लोग कह रहे थे कि ये पागल हो गया, दशरथ पागल हो गया, लेकिन उन्होंने कहा कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और इन्होंने पूरे पहाड़ को काट करके एक रास्ता बना दिया था। पहाड़ को क्यों काटा? क्योंकि उसी पहाड़ के सहारे उनकी पत्नी इनको काम पर खाना लेके जाती थी, लेकिन उसी पहाड़ से गिर करके जब उनकी पत्नी की मौत हो जाती है तब इन्होंने प्रण किया कि अगर मेरी पत्नी की मौत हो जाती है पहाड़ से तो मैं पहाड़ को काट कर रास्ता बना दूंगा ताकि किसी और की पत्नी या किसी और की बहन बेटी की मृत्यु न हो, अपनी जान गंवानी ना पड़े। इस संकल्प के साथ क्या किए इन्होंने? एक दिया था नारा कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो इन्होंने नारा दिया था। अब बात करें दशरथ मांझी के, इनका जन्म 1934 में बिहार राज्य के गया जिले में स्थित गहलौर नामक ग्राम में हुआ था। इन्हें माउंटेन मैन के नाम से भी जाना जाता है। इनका प्रमुख कारण यह है कि इन्होंने केवल एक हथौड़ा और एक छेनी लेकर अकेले 360 फीट की लंबी और 30 फीट की चौड़ी 360 फीट लंबी, 30 फीट चौड़ी और 25 फीट ऊंची पहाड़ को काटकर एक सड़क बना दिया। 22 वर्षों के अथक परिश्रम के बाद इनके द्वारा बनाई गई सड़क ने अतरी और बाजीरंगज ब्लॉक की दूरी 55 किलोमीटर से मात्र 16 किलोमीटर कर दिया। 55 किलो से मात्र 16 किलोमीटर कर दिया। बिहार की इस महान
विभूति ने अपने बुलंद हौसलों से घर परिवार, जिले, राज्य और देश का नाम पूरे विश्व में रोशन कर दिया। उनकी जीवनी पर आधारित एक फिल्म माजी द माउंटेन मैन 2015 में रिलीज हुई थी, जिसके निर्देशक से केतना मेहता के निर्देशन में फिल्म बनाई गई थी, जिसे नवाजुद्दीन ने क्या दशरथ माझी का चरित्र निभाया था। आप दशरथ माझी फिल्म दशरथ माझी द माउंटेन मैन, इसके बारे में आप देख सकते हैं। अब आते हैं बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, बाबू वीर कुंवर सिंह सन 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही और महानायक थे, जिनका जन्म 23 अप्रैल 1777 को बिहार राज्य के भोजपुर जिले के जगदीशपुर नामक ग्राम में हुआ था। यानी कि बाबू कुंवर सिंह का जन्म जगदीशपुर में हुआ था। किस भोजपुर जिले के जगदीशपुर नामक ग्राम में हुआ था। बिहार में दानापुर छावनी के सैनिकों के साथ वीर कुंवर सिंह का पहले से ही संपर्क बना हुआ था। वहाँ के सैनिकों ने इनके नेतृत्व में विद्रोह कर दिया और 75 साल की उम्र में इन्होंने इस विद्रोह का सफल नेतृत्व किया। ठीक है। अब बिस्मिल्लाह खां के बारे में बात करें तो बिस्मिल्लाह खां का जन्म होता है 21 मार्च 1916 को बिहार राज्य के बक्सर जिले के स्थित एक गांव जिसका नाम है डुमरा में इनका जन्म होता है। और इनकी असली नाम है करमुद्दीन खां इनका असली नाम है। और अप्रैल 1956 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 1961 ईस्वी में पद्मश्री और 1968 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और 1980 में पद्म विभूषण से तथा 2001 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। यह 15 अगस्त 1947 को लाल किले में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में इन्होंने शहनाई बजाई थी। यानी कि शहनाई वादक थे कौन? बिस्मिल्लाह खां। अब आते हैं बीपी मंडल के बारे में बात करें तो बीपी मंडल यानी का पूरा नाम क्या है? पूरा नाम इनका है बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, भारतीय संसद के सदस्य और बिहार के 7वें मुख्यमंत्री एवं द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे, जिनका जन्म 25 अगस्त 1918 को बिहार राज्य के सहरसा जिले में हुआ था और 1978 ईस्वी में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी ने 5वीं सदस्यीय नागरिक अधिकार आयोग का गठन किया। इसका अध्यक्ष बीपी मंडल को ही बनाया गया और फरवरी 1968 से 22 मार्च 1968 तक इन्हें बिहार का मुख्यमंत्री रहने का भी सौभाग्य मिला था। अब आते हैं श्री कृष्ण सिंह पर, जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। श्री कृष्ण सिंह का जन्म 21 अक्टूबर 1887 को बिहार राज्य के स्थित नवादा जिले के नौरहाट प्रखंड में, किस प्रखंड में? नौरहाट प्रखंड के खनवा नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था, जबकि इनका पैतृक गांव शेखपुरा जिले के बरबीघा प्रखंड में स्थित मौर है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा अनुग्रह नारायण सिंह के साथ वे भी आधुनिक बिहार के निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। उन्हें बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात करें 1916 की तो 1916 ईस्वी में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में इन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया तथा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में चलाए जा रहे होम रूल आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और 1929 ईस्वी में सोनपुर मेले में स्वामी सहजानंद सरस्वती के साथ मिलकर इन्होंने किसान सभा का गठन किया। बिहार में स्वायत्त शासन के शुभारंभ पर 20 जुलाई 1937 को कांग्रेस सरकार का गठन हुआ और श्री कृष्ण को बिहार का प्रधानमंत्री यानी कि उस समय के मुख्यमंत्री को क्या कहा जाता? प्रधानमंत्री कहा जाता था। यानी कि श्री कृष्ण बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री चाहे कह सकते हैं चाहे प्रथम मुख्यमंत्री थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात श्री कृष्ण सिंह बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बने तथा अपने जीवन के अंतिम समय में यानी कि 31 जनवरी 1961 तक को बिहार के मुख्यमंत्री यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी। तो वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ बीपीएससी एग्ज़ाम को लेकर कुछ अच्छे मटेरियल के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद,
जय बिहार, जय भारत।